नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार मंत्री पूरी तरीके से शराब घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीबीआई ताबड़तोड़ सवाल पूछते चली जा रही है और ये खुद को भगत सिंह का औलाद बताने वाला नेता उसकी घिघी बन गई है, वो भीगी बिल्ली बन गया है, क्योंकि वो सवालों का जवाब नहीं दे रहा। वो 30 सवाल कौन से हैं जो अब तक जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मनीष सिसोदिया को भी मालूम नहीं होगा, लेकिन हमारे पास वो एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं, वो तमाम सवाल हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनीष सिसोदिया ने किस तरीके से, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किस तरीके से इस शराब घोटाले को अंजाम दिया। तो ये सवाल क्या हैं उस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, पुरानी आबकारी नीति की जगह नई आबकारी नीति लाने का फैसला किसका था? दूसरा सवाल, सबसे पहली मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे? तीसरा सवाल, पहली मीटिंग में किसने क्या अपनी राय दी थी? क्या उस मीटिंग के मिनट्स बनाए गए थे, हाँ या नहीं? चौथा सवाल, नई आबकारी नीति लाने से सरकार को किस तरह फायदा होता, जरा उसके बारे में बताइए, और अगर फायदा होता तो कितना होता और कैसे होता? और ये पांचवा सवाल, शराब के ठेके देने की जो टेंडर प्रक्रिया निकाली गई थी उसका अंतिम फैसला किसका था? मतलब ये 5 जो पहले सवाल थे वो सवाल इस तरीके से थे कि इसमें बताना पड़ेगा कि मनीष सिसोदिया का इसमें रोल क्या था, क्योंकि कैबिनेट के मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से ये फैसला कैबिनेट में पास करवाया था कि आबकारी नीति को लेकर जितने भी फैसले होंगे उसके लिए जिम्मेदारी और उसको लेने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया का होगा। और इसलिए यह सवाल इंपॉर्टेंट है कि मनीष सिसोदिया का रोल इसमें क्या था। छठा सवाल, टेंडर भरने की टर्म एंड कंडीशन क्या थी और ये किसने फाइनल की थी? सातवां सवाल, कितने लोगों ने टेंडर भरा था, उनकी सिक्योरिटी मनी कितनी थी? ऐसी कितनी कंपनियां थी जिनको टेंडर मिल सकता था और अगर उनको टेंडर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? आठवां सवाल, शराब बेचने वालों का कमीशन बढ़ाने के पीछे की वजह क्या थी और इसका अंतिम फैसला किसने लिया? नौवां सवाल, पुराने नियमों के खिलाफ शराब बनाने वाली कंपनी को रिटेल में शराब बेचने देने की अनुमति किसने दी थी? किस किस अधिकारी ने उस फाइल पर आपत्ति जताई थी? और 10वां सवाल, तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर गोपी कृष्ण का इस नीति को बनाने में क्या रोल था? क्या उन्होंने कभी कोई आपत्ति जताई थी? यहां मनीष सिसोदिया के साथ खेल हो रहा है। खेल इसलिए हो रहा है कि ये जो एक्साइज कमिश्नर गोपी कृष्ण, इससे तो पहले ही सीबीआई बात कर चुकी है और कई सारे दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसमें गोपी कृष्ण ने ये बताया कि कई सारे अधिकारी इस नई पॉलिसी के साथ वो एग्रीमेंट में नहीं थे। जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि नियमों की जो धज्जियां आपके कहने पे उड़ाई गई, उसका फैसला लेने वाला वो कौन था? किसने ये अनुमति दी आपको कि शराब बनाने वाली कंपनी, शराब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग और रिटेल शॉप खोलने वाले लोग, सब एक ही किस्म के लोगों को एक कार्टेल बनाने में आपका रोल क्या था? ये भगत सिंह की औलाद कहते हैं खुद को। ये कह रहे हैं कि गुजरात के इलेक्शन की वजह से हमें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अजीबोगरीब स्थिति है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार के ही चीफ सेक्रेटरी ने यह तमाम आरोप लगाए कि नई एक्साइज पॉलिसी में तमाशा हुआ है, घोटाला हुआ है, पैसे की बंदरबाट हुई है, और ये सवाल जेन्युइन सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तो केजरीवाल को देना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 11, जब शराब बेचने की पुरानी नीति के तहत सरकार को फायदा हो रहा था तो ऐसी क्या वजह थी कि कुछ कंपनियों को कोविड का लाभ दिया गया? 12वां सवाल, क्या आपको यह पता था कि जिन लोगों को शराब बेचने की अनुमति आप दे रहे हैं वो सब एक दूसरे को किसी न किसी तरह से जानते थे? ये बड़ा सवाल है, पेचीदा। 13वां सवाल, ये विजय नायर का शराब पॉलिसी बनाने में क्या रोल था? ये वही विजय नायर है जिसके बारे में केजरीवाल ने कहा था कि ये तो आम आदमी पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता है,
छोटा मोटा कार्यकर्ता है? छोटा मोटा कार्यकर्ता क्या सरकार की पॉलिसी निर्धारण में उसका कोई रोल होगा? ये रोल तो केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को भी बताना पड़ेगा। और सीबीआई के चंगुल से ये बचने वाले इस तरह से नहीं है। सवाल नंबर 14, अगर विजय नायर का कोई रोल नहीं था तो वो इन सभी कंपनी वालों से किसी न किसी तरह से लगातार संपर्क में क्यों था? क्या आपको इस बात की जानकारी थी? सवाल नंबर 15, तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर गोपी कृष्ण का इस पॉलिसी को लेकर क्या मानना था? क्या उन्होंने कभी आपको इस पॉलिसी को लागू नहीं करने के लिए कहा था? इस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। सवाल नंबर 16, क्या डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी और असिस्टेंट कमिश्नर पंकज भटनागर ने इस शराब नीति को लेकर कोई आपत्ति जताई थी, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 17, क्या आपको पता था कि इस शराब नीति को बनाते वक्त अर्जुन पांडे, विजय नायर, दिनेश अरोरा लगातार लाइसेंस धारकों के संपर्क में थे? हम ये जानना चाहते हैं कि एक सरकारी नीति को बनाने में इन प्राइवेट लोगों की दिलचस्पी क्या थी? यही तो बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार सरकार। तो ये बताओ सीबीआई को कि प्राइवेट लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों से जुड़े हुए सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। सवाल नंबर 18, अर्जुन पांडे, दिनेश अरोरा और विजय नायर ने लाइसेंस धारकों के साथ कितनी मीटिंग की थी और वो मीटिंग्स कहां कहां हुई? क्या आपको इसकी जानकारी है? सवाल नंबर 19, उन मीटिंग को करने के लिए इन लोगों को किसने अधिकृत किया था? तुमने किया था या फिर केजरीवाल ने किया था? क्योंकि विजय नायर तो केजरीवाल का व्यक्ति है, ये अरोरा तो तुम्हारा मित्र है। ये तमाम लोग जो उगाही के धंधे में जुटे हुए थे, उनको किसने ये कहा कि तुम शराब व्यापारियों के साथ मीटिंग करो? और इस मीटिंग्स की डिटेल सीबीआई के पास है, जिससे बच पाना ना तो केजरीवाल और ना ही सिसोदिया के बस में है। सवाल नंबर 20, पॉलिसी बनाने को लेकर होने वाली सरकारी मीटिंग में कौन कौन प्राइवेट आदमी शामिल होता था? सवाल नंबर 21, अगर होता था तो क्यों होता था? उनको शामिल करने की क्या वजह होती थी? सवाल नंबर 22, शराब के ठेके के लाइसेंस धारकों ने आखिर क्यों करोड़ों रुपए आपके करीबियों के या उनके जानकारों के बैंक अकाउंट में दिए? पैसा का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा मिस्टर कट्टर ईमानदार, क्योंकि सीबीआई और ईडी के पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं कि जिसमें किस तरीके से बैंक ट्रांसफर किए गए, हवाला में पैसा दिया गया, और तो और 2-2, 3-3 स्टिंग ऑपरेशन। जो ऑलरेडी आरोपी हैं इस केस में, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि तमाम पैसे ये आम आदमी पार्टी के लीडर्स के पास जाते थे, जिसका इस्तेमाल गोवा और पंजाब के चुनाव में हुआ। अगला सवाल 23 नंबर का, क्या आपको पता है कितनी रकम इन लोगों को कैश में दी गई थी? सवाल नंबर 24, क्रेडिट नोट देने की वजह क्या थी? ये किसका फैसला था? सवाल नंबर 25, क्या आपको पता है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस पॉलिसी को लागू करने के दौरान क्या क्या फायदा उठाया है? तुम तो खाए ही, अधिकारियों ने भी खूब माल बनाया, मोटा माल। ये आपको मालूम थे कि भाई इनके पास पैसे जा रहे थे। अब ये जानकारी सीबीआई के पास जरूर होगी कि कहां कहां पैसा गया। ये जो छापे पड़े, इनके बैंक अकाउंट्स, इनके ट्रांजैक्शन, इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, वो जो अब तक केजरीवाल उसके बारे में जवाब नहीं देता। हर सवाल का जवाब गुजरात का इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन नहीं होता। ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब अगर सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया नहीं देते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि ये कोई कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं, बल्कि एक कट्टर भ्रष्ट और बेईमान सरकार है, जिन्होंने दिल्ली में युवाओं के बीच शराब बांटकर पैसे कमाए हैं। सवाल नंबर 26, क्या आपको मालूम है कि पॉलिसी लागू करने के दौरान करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ? हमारी जानकारी में यह है कि इसका फायदा आपको भी पहुंचा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कभी आपने किसी लाइसेंसी धारकों से किसी भी तरह का फायदा उठाया है? बताओ मनीष सिसोदिया, भगत सिंह, गांधी,
सवाल नंबर 27, आपकी सरकारी काम में प्राइवेट लोग किस तरह से काम करते हैं और क्यों करते हैं, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। सवाल नंबर 28, अगर ये एक्साइज पॉलिसी सबसे अच्छी थी तो इसको वापस क्यों ली। सवाल नंबर 29, क्या आपको पता नहीं था कि पॉलिसी वापस लेने से शराब के लाइसेंस धारकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। सवाल नंबर 30, आखिर आपके पॉलिसी वापस लेने के बाद क्या किसी शराब के लाइसेंस धारक ने अपने नुकसान का कोई विरोध किया था। आपने पुरानी पॉलिसी बंद करके नई पॉलिसी लगाई, पकड़े गए तो नई पॉलिसी को भी बंद कर दिया, तो करोड़ों का नुकसान उन लोगों को हुआ जिन्होंने घूस देकर, पैसे देकर लाइसेंस लिए थे। तो सीबीआई ये जानना चाहती, क्योंकि सीबीआई तमाम इस तरह के लोगों से बातचीत कर चुकी है और उन्होंने बताया होगा कि देखिए हमारा ये फोन नंबर है, हमने फोन किया, ये व्हाट्सएप मैसेज है, हमने मनीष सिसोदिया को बताया कि हमारा तो नुकसान हो जाएगा, इस पॉलिसी को बंद मत करो। तो कई सारे सवाल सीबीआई आज पूछ रही है और जो सूत्र बता रहे हैं, सत्येंद्र जैन की तरह इनकी भी याददाश्त चली गई है, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले 6 सवालों पर तो इन्होंने चुप्पी साध ली, बताया ही नहीं कि फैसला कहां हुआ, कैसे हुआ, कब मीटिंग हुई। इस खेल में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, जिस तरीके से मीडिया ने एक भ्रष्टाचारी का महिमा मंडन किया है, यह एक ऐसा पाप है जो देश की जनता देख रही है। एक व्यक्ति जो शराब घोटाले का आरोपी नंबर 1 है, उसको इस तरह का हीरो वेलकम दिया जा रहा है। हमारे युवा, हमारे बच्चे अगर उसे टेलीविजन पे इस तरह का देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये देश में कोई बदलाव नहीं आया है। यहां आप नेता हो तो आप कोई भी कुकर्म कर लो, 100 लोग भाड़े पे खड़े कर लो, तो मीडिया आपके पीछे पीछे घूमती चली आएगी, एक भ्रष्टाचारी को हीरो बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, जेल तो जाना पड़ेगा। इसका पर्दाफाश होना जरूरी है कि आखिर इस नई शराब पॉलिसी के तहत जो लूट मचा दिल्ली में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारी नजर इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।